आइए बच्चों, आज हम लोग टैक्स का पेपर देख रहे हैं जो 2018 दिसंबर अटेम्प्ट में जो पूछा गया था। बहुत कम क्वेश्चन टैक्स से पूछा गया था, उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से डिस्कशन। दिसंबर 2018 में जो पूछा गया था कि इसको मैच करना था, ठीक है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन का लिस्ट टू के साथ क्या करना था, मैच करना था। पहला है क्लेम, दूसरा है फ्रिंज बेनिफिट। ये जो देखिए फ्रिंज बेनिफिट दिया है, अब एक्चुअल में वो खत्म हो गया है, बीच में 1-2 साल के लिए सिर्फ ये लाया गया था। और तीसरा है परक्विजिट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग सबसे आसानी से यहाँ समझ सकते हैं कि परक्विजिट्स क्या होता है, ठीक है। कोई भी फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है सैलरी के अलावा, फैसिलिटी नॉट इन काइंड्स, है ना, इन नॉट अ मॉनेटरी फंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परक्विजिट्स। तो देखिए यहाँ पर परक्विजिट्स के बारे में अगर देखें तो मान लीजिए कंपनी ने इनको क्या दिया, कार का फैसिलिटी दिया, कंपनी का कार का यूज़ करने का दिया, क्लब फैसिलिटी दिया, हॉलीडेज का फैसिलिटी दिया, फर्निश्ड हाउस में रहने का फैसिलिटी दिया। तो ये हो गया हमारा परक्विजिट, ठीक है। ये परक्विजिट क्राइटेरिया में आएगा। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है वो हम सिंपली आपको बता दें। अच्छा, क्लेम देख लीजिए। क्लेम मतलब क्या क्या चीज़, जैसे मान लीजिए टेलीफोन के लिए जो खर्च हुआ एम्प्लॉय का, उसके लिए क्लेम करता है तो उसका क्या मिलता है, अलाउंस मिलता है, टेलीफोन क्लेम, इंटरेस्ट अलाउंस। तो ये आपका क्लेम के अंदर में हो गया, ठीक है। और ये जो फ्रिंज बेनिफिट होता है, ये जनरली एक परक्विजिट्स के तरह ही होता है। पीछे बीते 1-2 साल दिया था गवर्नमेंट ने, फिर वो इसको रिमूव कर लिया, अब ये फ्रिंज बेनिफिट होता भी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है और उसका जो टैक्स बनता है वो खुद एम्प्लॉयर पे करता है, तो उसको हम लोग फ्रिंज बेनिफिट बोलते हैं। तो फ्रिंज बेनिफिट में जनरली कैंटीन, यूनिफॉर्म, एक्सीडेंट रिलीफ, है ना, ये सब चीज़ें क्या आएगा, फ्रिंज बेनिफिट। मतलब ये बेनिफिट तो दिया, इस बेनिफिट का जो टैक्स भी होता है वो एम्प्लॉयर खुद ही भरेगा, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय को नहीं भरना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, फ्रिंज बेनिफिट, ठीक है। तो उस अनुसार अगर हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं तो ए का मैच आ गया 2, बी का मैच आ गया 3 और सी का मैच आ गया 1, ठीक है, 2 3 1। तो सही, इस हिसाब से ये इसका सही आंसर हो गया, ये 2 3 1, ठीक है। समझ में आ गया। परक्विजिट्स, क्लेम और इतना, ठीक है। क्लेम में अलाउंस आ गया, परक्विजिट्स तो आप जानते ही हैं। फ्रिंज बेनिफिट मतलब ऐसा बेनिफिट जिसका टैक्स भी एम्प्लॉयर खुद ही भरेगा, जो कि अब है नहीं, रिमूव हो गया, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर कि ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है इसके बेस पर हमको क्या निकालना है, एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पिछली वीडियोस में भी आपको बताए थे कि पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद एनुअल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू का क्या फॉर्मेट बताए थे, हम पहले भी बताए थे कि पहले हम लोग लिख लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। फिर लिखते हैं क्या हम लोग, फेयर रेंटल वैल्यू। फिर क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। पहले लिख लेते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूज घर का देखें तो कितना दिया हुआ है, 1,50,000, ठीक है। फेयर रेंटल वैल्यूज घर का देखें तो कितना दिया हुआ है, 1,80,000, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है, 1,60,000। तो नियम क्या कहता है, हमको इन दोनों में से जो बड़ा है उसको लेना है, लेकिन वो स्टैंडर्ड से बड़ा नहीं होना। पहले हम लोग पहले, एक मिनट आपको पहले बता दें, इसमें हम लोग सबसे पहले निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का क्या तरीका होता है कि म्युनिसिपल और फेयर में कंपेयर करते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है, लेकिन वो स्टैंडर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो स्टैंडर्ड से बड़ा हो जाएगा तो स्टैंडर्ड को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्सपेक्टेड। तो देखिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 1,50,000। फेयर रेंटल वैल्यू कितना है, 1,80,000। दोनों में बड़ा कौन है, 1,80, लेकिन वो स्टैंडर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। या दूसरे शब्दों में कहिए कि इन दोनों में बड़ा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में बड़ा देखते हैं, ठीक है। और जो आया उसका हम लोग स्टैंडर्ड रेंट के साथ तुलना करते हैं, उन दोनों में जो छोटा होता है वो देख लेते हैं। हम इन दोनों में छोटा कौन है, एक साथ, ठीक ले रहे हैं। यस, आप साधारण शब्दों में कहें म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, दोनों में बड़ा कौन, सर दोनों में बड़ा है कौन सा, 1,80। अब ये आया, लेकिन वो स्टैंडर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड से बड़ा हो रहा है तो स्टैंडर्ड को ही हम लोग क्या मानेंगे, एक्सपेक्टेड, ठीक ले रहे हैं। एक ये तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 1,80, लेकिन वह स्टैंडर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए। या एक और दूसरा तरीका है,
कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में पहले बड़ा को लिखते हैं, हायर को लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, और स्टैंडर्ड को लिखेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा बात, उसको भी यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों में से जो छोटा होगा, ठीक है, क्लियर है, छोटा होगा, स्मॉल होगा, उसको लिखेंगे यहाँ पर, और एक्चुअल रेंट के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन, और जो ज़्यादा बड़ा होगा वही जीएपी कहलाएगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, खैर छोड़िए, हटा, उतना नहीं जानते हम लोग। इसमें दोनों में बड़ा कौन है, 180, लेकिन वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर इससे बड़ा होगा तो स्टैंडर्ड को ही हम लोग क्या मान लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, 1,60,000। तो ये एक बार हम और क्लियर करते हैं, देखिए क्या नियम होता है, म्युनिसिपल वैल्यू लिख दिए, फेयर रेंटल वैल्यू लिख दिए, और स्टैंडर्ड रेंट लिख दिए। अब हम लोग पहले निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू है 3,00,000, ठीक है, फेयर रेंटल वैल्यू है 4,00,000, ठीक है, और स्टैंडर्ड रेंट है 5,00,000। अब सोचिए, हमको पहले देखना है कि म्युनिसिपल और फेयर में बड़ा कौन है, ठीक है, तो म्युनिसिपल और फेयर में बड़ा कौन है, 4,00,000, ठीक है, और लेकिन वो स्टैंडर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो नहीं, स्टैंडर्ड से बड़ा तो है नहीं, स्टैंडर्ड से तो छोटा ही है ये 4,00,000, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 4,00,000 को रहने दीजिए, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हम लोग इधर देख लेते हैं, मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू है 5,00,000, फेयर रेंटल वैल्यू है 3,00,000, ठीक है, म्युनिसिपल 5,00,000 है, फेयर रेंटल 3,00,000 है, स्टैंडर्ड है आपका ओनली 4,00,000। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों में बड़ा कौन है, 5, ठीक है, लेकिन वो स्टैंडर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड से बड़ा हो रहा है तो स्टैंडर्ड को ही हम लोग क्या मान लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट, यही नियम होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ देखते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, म्युनिसिपल और फेयर में बड़ा कौन है, ठीक है, सर म्युनिसिपल और फेयर में तो बड़ा है आपका फेयर, यानी 1,80,000, लेकिन वो स्टैंडर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड से ही बड़ा हो रहा है, तो स्टैंडर्ड को ही हम लोग क्या मान लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल रेंट से इसको हम क्या करेंगे, कंपेरिजन, ठीक है। देखिए एक्चुअल रेंट लिख दिया, 20,000 मंथली है, तो साल भर का कितना होगा, 2,40,000। अब इन दोनों में से जो छोटा होगा उसी को हम लोग जीएपी बोलेंगे, ठीक है, तो नहीं सॉरी, बड़ा, छोटा नहीं, बड़ा, ठीक है, तो 2,40,000 को हम लोग क्या बोल देंगे, जीएपी। समझ में आ गया, फिर से एक बार बताते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, दोनों में बड़ा कौन, 180, लेकिन वो स्टैंडर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर स्टैंडर्ड से बड़ा हो तो स्टैंडर्ड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड, ठीक है, लिख दिए। अब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालती हम लोग, ठीक है, चलिए हम नीचे बना के दिखाते हैं आपको। तो हम लोग यहाँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया 2,40,000 रुपया, उसको हम यहाँ पर लिख दिए। एनुअल वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है आपसे, ये जो बोला है ये सब इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको एनुअल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू निकालने के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जितना नगर निगम का टैक्स ओनर ने भरा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितना भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में दो चीज माइनस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्स के कुछ नियम है, हम आपको यहाँ पर लिख कर दिखा भी दिए हैं, ठीक है, क्या नियम है, ठीक है, कि म्युनिसिपल टैक्स कब माइनस होगा, ऑल द अमाउंट ऑफ द म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर में ओनर ने जितना भी म्युनिसिपल टैक्स भरा, किसने भरा, ओनर ने भरा, तब माइनस होगा, और जितना भरा पूरा पूरा माइनस होगा। प्रीवियस ईयर में हमारे प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर होता है, तो प्रीवियस ईयर में ओनर ने जितना भी म्युनिसिपल टैक्स भरा, ओनर ने भरा, और जितना भरा सभी क्या हो जाएगा, माइनस होगा कैश बेसिस पर, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग अगर आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉइंट बोलता है कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, ओनर भर रहा है कितना, 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू का 20% कौन भर रहा है, ओनर, तो माइनस हो जाएगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 1,50,000, तो 1,50,000 का 20% माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो 1,50,000 का आप 20% निकाल लेना बच्चों, 1,50,000 का 20% आप निकाल लीजिएगा, 30,000 होगा, ये माइनस हो जाएगा। एक और चीज माइनस होता है अनरियलाइज रेंट, है ना, लेकिन अनरियलाइज रेंट का भी नियम है, कब माइनस होगा, जब रूल फॉर सेटिस्फाइड बोलेगा, ठीक है, क्या बोलेगा, रूल फॉर नॉट सेटिस्फाइड बोल देगा तो हम माइनस नहीं कर सकते, रूल फॉर सेटिस्फाइड बोलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि कंडीशन ऑफ रूल फॉर सेटिस्फाइड अनरियलाइज रेंट, इसको क्या करेंगे, 40,000 हम क्या करेंगे माइनस, तो 40 30 70,000 हो गया, इसको माइनस कर दिए, तो बच गया 1,70,000, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन में एनुअल वैल्यू पूछा था, तो देखिए राइट ऑप्शन कौन सा है इसका, सर 1,70,000 आया, मतलब बी सेकंड पॉइंट इज द राइट आंसर।
समझ में आ गया, ठीक है। पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि जीएबी कैसे निकालते हैं, ठीक है। जीएबी निकालने का तरीका है कि म्युनिसिपल और फेयर रेंटल वैल्यू में देखते हैं कौन हायर है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड से बड़ा हो गया तब हम लोग स्टैंडर्ड को जीएबी लेंगे, अदरवाइज ये वाला तो जीएबी है ही, ठीक है। या आप ऐसा कहिए कि म्युनिसिपल, और ऐसे भी देख सकते हैं, इसको हम लिख दिखा दे रहे, म्युनिसिपल वैल्यू कितना था 150, फेयर रेंटल वैल्यू कितना था 180, दोनों में हायर कौन है 180, यहाँ लिख दिए। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, देखिए स्टैंडर्ड रेंट है 160। अब दोनों में लोअर कौन है, ठीक है ना, लोअर, उसके बाद इन दोनों में लोअर, हायर दोनों में, फिर लोअर, लोअर कौन है 160, ठीक है। और फिर एक्चुअल रेंट से क्या करेंगे कंपैरिजन, एक्चुअल रेंट कितना था, सॉरी 240, ठीक है, हायर, ठीक है, समझ में आया। पहले म्युनिसिपल और फेयर रेंटल वैल्यू में कौन देखना है हायर, यहाँ लिख देना है, और उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है, उन दोनों में कौन लेना है लोअर, ठीक है। फिर जो आया उसको हम लोग एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, हायर, मतलब पहले हायर फिर लोअर फिर हायर, तो ये आपका क्या कहला जाएगा जीएबी। और जीएबी में दो चीज माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट। म्युनिसिपल टैक्स तभी माइनस करते हैं जब ओनर भरा हो, और कितना माइनस करते हैं जितना प्रीवियस ईयर में उन्होंने भरा हो। और म्युनिसिपल टैक्स का अनरियलाइज रेंट का माइनस करते हैं जब रूल फोर सेटिस्फाइड बोले। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब सवाल अगला बोल रहा है कि ऑन फाइलिंग द सर्टेन कंडीशन ऑन द अंडरटेकिंग द स्पेशल इकोनॉमिक जोन के केस में सेक्शन 10 AA में कितने समय के लिए आपको डिडक्शंस मिलता है। देखिए अगर सेक्शन 10 अगर आप बात करें सेक्शन 10 AA का, तो उसमें एग्जम्पशंस जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको एग्जम्पशन जो मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। फर्स्ट 5 ईयर में 100% ऑफ इनकम, जितना इनकम कमाए हैं उसका हर 100% अमाउंट एग्जम्प्टेड होगा, ठीक है, उसमें मतलब टैक्स नहीं लगेगा। और नेक्स्ट 5 ईयर में 50% ऑफ इनकम पे टैक्स छूट रहेगा, ठीक है। तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा, पहले साल 100 टैक्स का जितना भी अमाउंट है सब छूट दे दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरे साल जो है आधा इनकम जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 50%। मतलब कुल मिला के अगर आप बात करें तो एग्जम्पशन कितने समय के लिए मिला, 10 साल के लिए। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर कितना होना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के केस में 10 साल के लिए टैक्स में क्या मिलता है एग्जम्पशन, पहले 5 साल में 100% और अगले 5 साल में 50%। ये बड़ा अच्छा से आया है क्वेश्चन यहाँ पर कि अंडर सेक्शन 194 IB इनकम टैक्स एक्ट 1961 एन इंडिविजुअल हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू द गेट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द पेइंग रेसिडेंट रेंट शैल बी डिडक्ट ना, ठीक है। देखिए क्या है ना, क्या चाह रहा है कि सेक्शन 194 IB क्या कहता है पहले समझिए। देखिए ध्यान दीजिए, कहता है कि इंडिविजुअल या HUF, ठीक है, इंडिविजुअल या HUF, ठीक है, जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं हो रहा है, बुक्स आर नॉट ऑडिटेड, मतलब जो टैक्स भरने के लिए उनको ऑडिट करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना, अंडर सेक्शन 44 AB। सुन लीजिए मेरी बात आराम से समझिए, रूल क्या कहता है, सेक्शन 194 IB क्या कहता है, कोई भी इंडिविजुअल या HUF है ना, ठीक है, जो जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, अंडर सेक्शन 44 AB में लिखा हुआ है कि किनको किनको कराना नहीं कराना है, ठीक है, अगर वो रेंट भरते हैं, ठीक है, समझ पा रहे बात को। और रेंट जो है हाउस लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट जो है 50,000 पर मंथ से एक्सेस हो जा रहा है, तो उनको 5% पर एनम के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है सेक्शन 194 IB सेक्शन ये बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल हो या HUF हो, है ना, ठीक है, जिनका बुक्स ऑफ मतलब जो नियम है ऑडिट कराने के लिए जो कंडीशंस है, ऐसे अगर उनका बुक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी 194 IB क्या कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल या HUF है ना, जो कि जिनके बुक्स को ऑडिट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अगर और तो अगर वो 50,000 से ज्यादा रेंट पे कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग का, तो ऐसे केसेस में इनको 5% टीडीएस काटना पड़ेगा, क्लियर है, और सरकार के पास जमा करना पड़ेगा। एक चीज और, टीडीएस काटने के लिए टैन नंबर होना जरूरी होता है। कौन सा नंबर, टैन नंबर, ठीक है।
टैक्स अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। लेकिन इस सेक्शन वाले लोगों को कोई जरूरी नहीं वो पैन के थ्रू भी टीडीएस काट के वो जमा कर सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि मान लीजिए उन्होंने टीडीएस 50,000 काटा, क्लियर है ना, ठीक है। तो जो अपना टैक्स भरेंगे उस समय वो भर देंगे वहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या कहता है सेक्शन 194 आईबी, 194 आईबी ये बोलता है बच्चों, 195 आईबीए बोलता है कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है ना, ठीक है, जिनका बुक्स को ऑडिट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर रेंट के तौर पे 50,000 महीने या उससे ज़्यादा खरीदते हैं, रेंट पे करते हैं, तो उनको 5% पर एनम के हिसाब से क्या भरना पड़ेगा, टीडीएस काटेंगे वो, ठीक है, और सरकार के पास जमा करेंगे। अब सवाल में आते हैं, अंडर द 194 आईबी of the Income Tax Act 1961, an individual and HUF and who is not required to, देखिए यहाँ पर हम लिख भी दिए, हालांकि जो प्रोविजंस आपको बताया मैंने लिख भी दिए, ठीक है, किसके किसके ये ऊपर ये एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर जो कि इनको बुक्स 44 एबी के अनुसार ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए टैन नंबर जरूरत नहीं है, टैक्स अकाउंट नंबर पैन से ही उनका काम हो जाएगा। टीडीएस काटना पड़ेगा, रेंट अगर 50,000 पर मंथ से ऊपर भर रहे हैं तो 50,000 पर मंथ कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, 50,000 पर मंथ से, 50,000 एनुअल नहीं है, ठीक है, पर मंथ से ऊपर भर रहे हैं तो होना 5% टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो हम लोग को प्रोविजंस पता है तो अब हो जाना चाहिए। देखिए क्या बोलता है, अंडर सेक्शन 194 आईबी इनकम टैक्स एक्ट 1961 एचयूएफ हु इज नॉट, जिनका बुक्स ऑडिट नहीं हो रहा है, ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द रेसिडेंट एनी रेंट शैल बी डिडक्ट इनकम टैक्स, ठीक है, मतलब कौन टीडीएस काटेगा, ठीक है, तो वही काटेगा जिसका रेंट का अमाउंट वो 50,000 या उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, 50,000। मैंने आपको पूरा कहानी तो समझा ही दिया, ठीक है। अच्छा, अगर अगली बार एग्जाम में पूछते कितना काटेंगे तो 5% काटेंगे, ठीक है। क्या उनके लिए टैन नंबर जरूरी है, नहीं, पैन से ही काम हो जाएगा उनका, ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है, ठीक है। क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इज द एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। पहले तो हम लोग आपको बता दें कि एग्रीकल्चर इनकम में आता कौन कौन है, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए एग्रीकल्चर इनकम में जनरली कौन आएगा, ठीक है। देखिए पहला इनकम डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्री, ठीक है, मतलब एक मिनट पहले इसको बताते हैं, ये तो एग्जाम्पल्स हैं। हाँ जी, agriculture income is defined under the section 2 subsection 1a in the income tax act 1961. According to section, agriculture income generally means any rent or revenue derived from the land which is situated in India used for the agriculture purpose। अब देखिए कोई भी लैंड है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, सुनिए मेरी बात को, कहना क्या चाह रहा है, उसमें आप कोई एग्रीकल्चर पर्पज को वर्क कर रहे हैं और उससे इनकम हो रहा है, तो वो एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी कर रहे हैं, या आपने किसी दूसरे को रेंट पर दिया है, ठीक है, क्लियर है, रेंट पे दिया है या साझा पर दिया है, ठीक है, और वो आगे जिसको दिया है वो क्या कर रहा है, इसमें एग्रीकल्चर पर्पस वाला काम कर रहा है, तो वो एग्रीकल्चर पर्पस में आएगा। फिर से समझिए, ठीक है, कोई भी ऐसी जमीन है ना, ठीक है, जिसमें आप या तो खेती बाड़ी कर रहे हैं या किसी दूसरे को खेती बाड़ी करने के लिए भाड़े पर दिए हैं, आप उससे भाड़ा पा रहे हैं या रेवेन्यू में हिस्सा भी पा रहे हैं, खेत में से मान लीजिए कि ऐसा है कि 25% अनाज आपको दिया जाएगा, तो आपका एग्रीकल्चर इनकम के दायरे में आएगा। एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, सिंपल है, इंडिया में कोई भी जमीन जो कि एग्रीकल्चर पर्पज से यूज हो रहा है। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम द सच लैंड बाय द एग्रीकल्चर ऑपरेशन इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू दैट रेंडेड टू द मार्केट एंड सेल। रखिए अगर मान लीजिए कोई भी आप ऐसे बिजनेस प्रोसेस में इन्वॉल्व है आपका, कि जैसे धान होता है तो धान को हम लोग चावल बनाने में कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट में बिकने योग्य बनाने का कोई भी एक्टिविटी कर में इन्वॉल्व है तो वो भी आपका एग्रीकल्चर माना जाएगा। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम द सच ऑफ लैंड एग्रीकल्चर ऑपरेशन, चाहिए तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, एनी इनकम attributable from the house subject to the satisfaction certain condition is beside the regarding ना, ठीक है, सिंपल है, वही बात है, कोई घर जो कृषि के योग्य हो रहा है। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम द स्पेलिंग सीडिंग ग्रोथ नर्सरी, नर्सरी में आप पौधे उधे उगा रहे हैं तो उससे रिलेटेड इनकम क्या माना जाएगा। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो इनकम हो रहा है उसमें बेसिक, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताया, कौन कौन आपके एग्रीकल्चर इनकम में होंगे, दो चार एग्जांपल के तौर पे नाम बता दिया गया यहाँ पर। जैसे पहला नाम होगा आपका
इनकम डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्री, जो आपने पौधा उधा लगाया और उसको उससे जो ट्री आया उसको बेचा, वो हो गया रीप्लांटेड ट्री। देखिए ध्यान दीजिएगा, यही आंसर है आपका। देखिएगा अभी क्वेश्चन, रिप्लांटेड ट्री को बेच के इनकम हुआ, वो हो जाएगा। देखिए उसमें इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड, बीज बेच रहे हैं तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। ठीक है, रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को भाड़े पर दे दिया, ठीक है, और वहाँ से आपको भाड़ा मिल रहा है, ये भी इनका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? अच्छा, इनकम फ्रॉम द ग्रोइंग फ्लावर एंड क्रीपर्स, ठीक है, फ्लावर लगा रहे हैं। प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द एंगेज इन द एग्रीकल्चर प्रॉफिट, ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इनकम में एक्टिविटी में इंक्लूड है, इन्वॉल्व है, उससे होने वाला इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर ऑफ द फर्म एंगेज इन द एग्रीकल्चर ऑपरेशन, वही चीज़ है। ठीक है, अच्छा, कौन एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा? ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। इनकम फ्रॉम द पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर नहीं है। इनकम फ्रॉम द बी, मतलब क्या होता है वो, मधुमक्खी पालन, वो भी नहीं होगा। एनी डिविडेंड, कोई भी ऐसी कंपनी से डिविडेंड पा रहे हैं, शेयर्स में पैसा लगाए हैं आप, वहाँ से डिविडेंड पा रहे हैं जो एग्रीकल्चर पर्पस बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो भी नहीं होगा एग्रीकल्चर। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द स्पॉन्टेनियस ग्रोटिक, अपने आप कुछ मान लीजिए कि बम्बू या पौधा उग गया है, उसको बेच के आप पैसा, मतलब आपने उसमें खेती नहीं किया, घास उस उग गया उसको बेचे। ठीक है, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, ठीक है, ये भी आपको नहीं होगा। ठीक है, डेयरी फार्म, दूध पालन। इनकम फ्रॉम द सॉल्ट प्रोड्यूस इन द, देखिए आप क्या होता, समुद्र का पानी जमा करके उसके नमक निकाल रहे, तो वो भी एग्रीकल्चर नहीं है। परचेज ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप्स, है ना, आपने पूरा खेत ही, लगा हुआ खेत खरीद के बेच के इनकम कमाया, वो भी नहीं होगा। रॉयल्टी फ्रॉम द माइंस, ठीक है, माइन क्वेरी का काम कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अच्छा, या आप बिजनेस फ्रॉम द चीज़ और बटर बनाने वाले बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो भी वो एग्रीकल्चर इनकम के दायरे में नहीं आता। ठीक है, और रिसिप्ट फ्रॉम द टीवी सीरियल शूटिंग ऑन द फार्म हाउस, ठीक है, फार्म हाउस में मान लीजिए कि टीवी सीरियल का शूटिंग चल रहा है, उससे रेंट मिल रहा है, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अब यहाँ जो सवाल था, क्या था कि इसमें से कौन एग्रीकल्चर इनकम है? ठीक है, तो अभी हमने आपको समझाया, डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी इंगेज इन एग्रीकल्चर बिजनेस, कोई भी कंपनी जो एग्रीकल्चर बिजनेस में इंगेज है, उससे डिविडेंड मिल रहा है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ठीक, क्लियर है? अच्छा, इनकम फ्रॉम द लैंड यूज फॉर द स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, अब अगर मान लीजिए, क्योंकि आप ज़मीन जो है स्टोर करने के लिए कुछ दिए हैं ज़मीन, वो आपका एग्रीकल्चर ये नहीं है। ठीक है, डेयरी फार्म का इनकम एग्रीकल्चर नहीं है, तो क्या एग्रीकल्चर है? इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्री विच बाउंडेड इन द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट रीप्लांटेड एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इन द फॉरेस्ट कैरिड आउट। ठीक है, क्लियर है? तो मतलब रीप्लांटेड, आपने खुद से उसको प्लांट लगाया है, तो ये आपका एग्रीकल्चर इनकम के क्राइटेरिया में आएगा, मतलब इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर पॉइंट। ठीक है, ओके, चलिए इसको देख लीजिए। थैंक यू।